आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को ऑफर की बात पर जोरदार पलटवार किया। दरअसल ऐसी खबर आई थी कि प्रशांत किशोर के जेडीयू की ओर से उन्हें ऑफर मिला जिसे उन्होंने ठुकरा दिया और इस पर ललन सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर अपना मार्केटिंग करना चाहते हैं और वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी दुकानदारी नहीं चल पाई। ललन सिंह से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि जेडीयू से उन्हें 2 बार जेडीयू में शामिल होने का ऑफर दिया गया है जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रशांत किशोर की 2 घंटे कुछ दिन पहले मुलाकात होती है मुख्यमंत्री से, उसके बाद उन्होंने कहा कि 2 बार उन्हें जेडीयू में आने का ऑफर दिया गया। क्या है सर सच्चाई? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि प्रशांत किशोर एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो व्यापारी है और अपने व्यापार का मार्केटिंग करते हैं और यह जो उनका एक्शन है यह भी उसी मार्केटिंग करने का अंश है। उनको कोई ऑफर नहीं मिला था। दिल्ली में वो मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उन्होंने साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की थी। मुख्यमंत्री जी ने उनको कहा था हमसे मिलने के लिए। हमसे वो दिल्ली में मेरे आवास पर मिले थे। मैंने उनको 2 बात बताई। मैंने कहा कि अगर पार्टी के अंदर आप आके काम करना चाहते हैं तो पार्टी के अनुशासन के दायरे में रहना होगा। दूसरा, पार्टी के अंदर आप विचार अपना रख सकते हैं, लेकिन जो पार्टी का निर्णय होगा वही सर्वमान्य सबको स्वीकार होगा। ये 2 शर्त अगर आप मानते हैं तो पार्टी के अंदर काम करिए। उन्होंने हमसे आग्रह किया कि मुख्यमंत्री जी से हम मिलना चाहते हैं। हम 4 बजे का समय मुख्यमंत्री जी से तय हुआ। वो पटना आने के पहले सभी मीडिया वाले को खुद खबर किए कि हम पटना आ रहे हैं। हमको उन्होंने मैसेज किया कि मीडिया वाले कैसे जान गए? हमने कहा आप जानिए। अच्छा। उसके बाद उन्होंने हमको रात में मैसेज, 4 बजे का टाइम था, नहीं आए वो। मीडिया वाले को उन्होंने 2 ही बजे फोन करके कह दिया कि देखिए हमको मेरे इंतजार में मुख्यमंत्री जी वहां बैठे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। तो वो अपनी मार्केटिंग कर रहे थे। ये बात हमको 2:30 बजे मालूम हो गई कि वो ये ऐसा खबर कर रहे हैं फोन कर करके। मैंने मुख्यमंत्री जी को 4 बजे बता दिया कि वो नहीं आएंगे। ये इस तरह का काम करते रहते हैं। हम लोग सतर्क हैं। किसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट को हम लोग पार्टी के अंदर कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हैं, उनसे कोई मिलना चाहेगा तो उसे मिलेंगे। प्रशांत किशोर जी स्वतंत्र हैं, जहां घूमना चाहे बिहार भर में घूमे, जो काम करना चाहे वो करें, कोई उनको रोक टोक नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के किसी एजेंट के लिए जनता दल यूनाइटेड में कोई जगह नहीं। तो भाजपा के किसी एजेंट के लिए जनता दल यूनाइटेड में कोई जगह नहीं है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप लगाया कि वो अपने मार्केटिंग के लिए वो मिलना चाह रहे थे और इसे भुनाना चाह रहे थे, जिसे जेडीयू कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और साथ ही उन्होंने बड़ा आरोप भी लगाया कि वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और आनंद अमृतराज हमारे साथ सीधे जुड़े हुए। आनंद, कौन मार्केटिंग कर रहा, कौन ब्रांडिंग कर रहा, कौन बिजनेसमैन है? सच और झूठ के बीच में जो एक पतली सी लाइन है, या फिर कह सकते हैं कि किसका दावा पक्का है, कौन सही कह रहा है, क्या समझ में आया आपको? और वो कोई भी बात अगर बोल रहे हैं तो पूरे उन्होंने कहा कि मेरे पास वो पर्याप्त सबूत है और समय आने पे अगर ऐसी बातें होगी तो मैं उसे दिखाऊंगा भी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि ये प्रक्रिया कोई आज से नहीं चल रही थी। काफी दिनों से प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से मुलाकात करना चाह रहे थे और मुलाकात कर उनसे जेडीयू में उनके साथ काम करने की इच्छा भी जता रहे थे। लेकिन चूंकि इसके पहले भी प्रशांत किशोर को लेकर जेडीयू काफी अलर्ट मोड में थी और इस बार जब प्रशांत किशोर ने पवन वर्मा के माध्यम से मुलाकात की इच्छा जताई तो काफी अनमने ढंग से नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात करने की इच्छा जताई थी और लगभग 2 घंटे, लगभग 1 घंटे 50 मिनट तक दोनों की बातचीत हुई। और कई सारी ऐसी बातें हैं जो हम मीडिया में नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना तय था कि इस मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार ने उन्हें काफी कुछ सुनाया भी था कि इसके पहले आप मुलाकात को लेकर क्या क्या मार्केट में आप कहते फिर रहे हैं और क्या क्या बयान देते रहे हैं।
उसके बाद उन्हें यह भी बताया गया कि भाई जेडीयू में अगर काम करना है तो कई सारी शर्तें हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल लीजिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्देश देते हैं उसके हिसाब से आपको पार्टी में फिर आपके लिए क्या भूमिका तय होगी, तय होगा। लेकिन इतना तो तय है, जेडीयू ने साफ कर दिया, उन तमाम कयासों को एक तरीके से अंत कर दिया कि क्या आने वाले भविष्य में 2 घंटे के मुलाकात के बाद ये जो चर्चा चली थी क्या जेडीयू के साथ प्रशांत किशोर आ सकते हैं, जेडीयू ने सिरे से खारिज कर दिया। क्योंकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर मीडिया के सामने आकर न्यूज 18 से बातचीत करते हुए ये बयान देते हैं तो साफ साफ समझा जा सकता है कि प्रशांत किशोर को लेकर जेडीयू में कोई जगह नहीं है। जेडीयू ने पूरी तरीके से स्थिति साफ कर दी है और जेडीयू को यह भी लगता है कि भाजपा के लिए प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं और पूरे बिहार में जो दौरा कर रहे हैं वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। तो जेडीयू के स्टैंड से साफ है विवेक, और अगर इनकी माने, जेडीयू के माने, तो उन्होंने साफ कर दिया है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से मुलाकात करके अपना ब्रांडिंग करना चाहते हैं। शायद वो अपने ब्रांडिंग करके अपना फायदा उठाना चाह रहे हैं, क्योंकि बिहार में पिछले कई दिनों से प्रशांत किशोर लगातार बिहार में दौरा कर रहे हैं। 2 अक्टूबर से पूरे बिहार का दौरा भी करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले कई जगह पे जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव, 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले क्या कुछ रणनीतियां वो बनाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है कि प्रशांत किशोर के लिए जेडीयू के रास्ते पूरी तरीके से बंद हो गया और जेडीयू ने जो आरोप लगाया कि वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, तो अब आगे आने वाले समय में वो भाजपा के साथ दिखते या नहीं दिखते ये दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है कि जेडीयू ने उनको लेकर अपनी स्थिति पूरी तरीके से साफ कर दी कि मुख्यमंत्री से भले ही 2 घंटे की मुलाकात हो, लेकिन जेडीयू में उनकी बात नहीं बनी। विवेक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद। अमृतराज हमसे बातचीत कर रहे थे और ये प्रशांत किशोर के वाक्य को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे। आज देश के लिए बड़ा दिन है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क से पीएम मोदी ने चीतों की सौगात दी। कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉक्स खोलकर चीतों को क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा और यहां प्रधानमंत्री के लिए ऊंचा प्लेटफॉर्म नुमा मंच बनाया गया था और इसी मंच के नीचे पिंजरे में चीते थे। पीएम ने लीवर के जरिए बॉक्स को खोला। चीतों के बाहर आते ही पीएम मोदी ने ताली बजाकर उन चीतों का स्वागत किया और नरेंद्र मोदी ने कुछ फोटो भी क्लिक किए हैं। इस मौके पर उनके साथ राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि हमारी वर्षों की मेहनत रंग लाई, विस्तृत चीता एक्शन प्लान किया गया, हमने एक्सपर्ट को काम पर लगाया, दोनों देश के एक्सपर्ट मिलकर काम में जुटे। कूनो नेशनल पार्क को शुभ शुरुआत के लिए चुना गया। उन्होंने कहा कि ये चीते मेहमान बनकर आए हैं। और 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक साथ, जब चीतों को उनकी केज से बाहर किया गया और बाहर निकलते ही चीतों की जो एक्टिविटी है, एक एक एक्टिविटी आप देख पा रहे हैं। कैमरे से प्रधानमंत्री ने खुद इसकी तस्वीर ली, पहली तस्वीर ली और ताली बजाकर स्वागत किया। तो 3 और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बेहद करीब की तस्वीरें हैं। पीएम ने जब चीतों को छोड़ा और पिंजरे से बाहर आते ही चीते घूमते नजर आए और प्रधानमंत्री के द्वारा ली गई वो तस्वीर जब वो फोटोग्राफी कर रहे थे। मानवता के सामने ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब समय का चक्र हमें अतीत को सुधार कर नए भविष्य के निर्माण का मौका देता है। आज सौभाग्य से हमारे सामने एक ऐसा ही क्षण है, जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। आजादी के इस अमृत काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति जैसे पंच प्राणों के महत्व को दोहराया है। चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन
उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज आजादी के अमृतकाल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। नरेंद्र मोदी का आज 72वां जन्मदिन है और पीएम मोदी को हर कोई बधाई दे रहा है। बॉलीवुड सेलेब्स भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत ने भी पीएम मोदी को खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक स्पेशल पोस्ट शेयर किया है। कंगना ने पीएम मोदी के साथ अपनी पुरानी तस्वीर शेयर की जिसमें वो उनसे हाथ मिलाती नजर आ रही हैं। कंगना ने पीएम मोदी को इस ग्रह पर सबसे शक्तिशाली आदमी कहा है। भारत की राष्ट्रपति ने भी ट्वीट लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने लिखा है कि मेरी कामना है कि आपके द्वारा अतुलनीय परिश्रम, कर्तव्य निष्ठा और सृजनशीलता के साथ किया जा रहा राष्ट्र निर्माण का अभियान आपके नेतृत्व में आगे बढ़ता रहे। मेरी शुभेच्छा है कि ईश्वर आपको स्वस्थ और दीर्घायु बनाए। और तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने ट्वीट कर पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन के मौके पर मैंने उन्हें अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं और प्रार्थना की है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन पूरे धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने केक काटा और पीएम को जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री से बात की हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके सपोर्ट में तमाम पार्टियां उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। ऐसे में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में भी उनके बर्थडे की पूरी तैयारी है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस हमारे साथ हैं। आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, क्या कुछ तैयारी? देखिए, ये देश का सौभाग्य है कि परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जैसे व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बने। आज़ादी के बाद आज तक मैं समझता हूँ कि देश में इतना अच्छा प्रशासनिक प्रधानमंत्री और देश की जनता की सेवा करने वाला प्रधानमंत्री आज तक हिंदुस्तान में नहीं मिला। और आज उनका 72वां जन्मदिवस है और हिंदुस्तान के लोगों के लिए काफ़ी गौरव की बात है। 1 अरब 35 करोड़ की आबादी आज तक टकी निगाह से उनकी तरफ देख रहा है और ईश्वर से सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, नरेंद्र मोदी जी का लंबी आयु हो, कम से कम 100 वर्ष से ऊपर उनकी ज़िंदगी हो। और मैं भी प्रार्थना करता हूँ, हमारे दल के लोगों की ये प्रार्थना है कि उनकी लंबी आयु हो और अभी जिस पद पर हैं उससे बड़े पद पर हो जाएं। आज पूरा विश्व उनके तरफ टकटकी निगाह से देख रहा है। एक तरफ विपक्ष है, एक तरफ आप लोग हैं। विपक्ष एकजुट होने की कोशिश हो रहा है। 2024 में कहीं ना कहीं सभी नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट के तौर पर देख रहे हैं। देखिए, ये तो बहुत हास्यास्पद बात है। 2024 की बात नहीं है, 2014 से ही विपक्ष एकजुट होने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इतनी निखाई है कि वो संभव नहीं है। क्या अब हम आपसे पूछते हैं, क्या ममता बनर्जी कांग्रेस के उम्मीदवार को मानेगी? क्या कांग्रेस के लोग ममता बनर्जी को मानेंगे? नहीं मानेंगे। नीतीश जी का नंबर तो खैर बहुत पीछे है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का साफ तौर पे कहना है कि आज का दिन तमाम लोगों के लिए खास है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और कहीं ना कहीं विपक्ष भले ही एकजुट होने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि 24 ही नहीं 29 तक देश में प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। पीएम मोदी का आज जन्मदिन है और इस मौके पर उन्हें मिले प्रतीक चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी वेबसाइट के जरिए की जा रही है। पीएम मोदी को मिले 1200 से ज्यादा प्रतिष्ठित और स्मरणीय स्मृति चिन्हों की ये नीलामी 2 अक्टूबर तक चलेगी। संस्कृति मंत्रालय ने पीएम मोदी के उपहारों की चौथी ई नीलामी का आयोजन कर रहा है। 2019 में इन वस्तुओं को खुली नीलामी के लिए जरिए लोगों के लिए रखा गया था। उस समय नीलामी के पहले दौर में 1805 उपहार पेश किए गए थे। दूसरे दौर में तकरीबन 2772 और 2021 में भी
पीएम मोदी को मिले उपहारों की नीलामी सितंबर में की गई थी। उस समय वेबसाइट के जरिए 1348 स्मृति चिन्ह और वस्तुएं प्रस्तुत की गई थी। वेबसाइट पर ई नीलामी के लिए जो स्मृति चिन्ह प्रस्तुत किए गए हैं उनमें नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। पूरे देश में बिहार पहला ऐसा राज्य है जिसने अपराध नियंत्रण के मकसद से केस अनुसंधान में स्पीडी ट्रायल की शुरुआत की। 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता संभालने के बाद स्पीडी ट्रायल ने पूरे देश में एक नजीर पेश की, लेकिन बाद के सालों में स्पीडी ट्रायल की स्पीड कम हो गई और स्पीडी ट्रायल के मकसद पर सवाल खड़ा हो गया। लेकिन एक बार फिर से बिहार पुलिस मुख्यालय ने स्पीडी ट्रायल की गति बढ़ाने का दावा किया। बिहार पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता एस गंगवार ने दावा किया कि 2022 में न केवल अपराधियों की गिरफ्तारियां बढ़ी बल्कि न्यायालय द्वारा किए गए दोष सिद्धि की संख्या में वृद्धि हुई है। कानून के जानकार इसे सिरे से खारिज करते नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कारण थे पिछले वर्षों में जिसके कारण ये कम पिछले दो वर्षों में थोड़ा कोरोना के कारण भी गवाही न्यायालय के कार्य और बहुत सारी चीज़ों पे इस वजह से थोड़ी सी परेशानी हुई, थोड़ी सी स्पीड हमारी कम हुई। लेकिन 2022 में हम लोग बहुत अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं और अभियुक्तों को सजा मिल रही है। हमारा अल्टीमेट उद्देश्य यही रहता है, आपराधिक न्याय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है कि अपराध कर्मियों को उनके तार्किक अनुसंधान के बाद न्यायालय से सजा मिल सके और न्यायालय से सजा मिलने के बाद फिर एक नया चक्र उनके जीवन में शुरू हो। जब सजा काटने के बाद वो आए समाज में तो उनके अंदर में एक सुधारात्मक दृष्टिकोण नजर आए। वो एक पूरा पहलू है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन हम लोगों की ये जो आपने कहा है, हम लोग ये पहल बराबर जारी रखेंगे और जो अपराध कर्मी हैं उनको सजा दिलाने की दिशा में हम लोग सक्रिय हैं और आगे भी काम करते हैं। देखिए, स्पीडी ट्रायल का बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन था। समाज में एक आया था किस तरह के ट्रायल से अभियुक्तों में भय का वातावरण बनेगा और बना भी था। जिस उद्देश्य से इसको लागू किया गया, प्रारंभ स्टेज में तो बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन बाद में प्रशासनिक शिथिलता के कारण जो राज्य स्तरीय पदाधिकारी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम उन्हीं को दोष देते हैं। उनके शिथिलता के कारण यह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। कहलगांव सलेमपुर सैनी के रहने वाले 16 साल के छात्र राजाराम उम्र में भले ही छोटे हैं, लेकिन तकनीक में वो कई लोगों को पीछे छोड़ चुके हैं। राजाराम ने इस तरह की बाइक तैयार की है जो एक बार चार्ज करने पर 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इसे स्मार्ट लॉक की सुविधा से लैस किया गया है। अपने अनोखे आविष्कार से लोगों को हैरान कर देने वाला इंटर का छात्र राजाराम सेना के जवानों के लिए विशेष तरह के जूते तैयार कर रहा है जो लैंड माइन से उनकी रक्षा करेगा। पिता की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण होनहार छात्र को सरकार से मदद की उम्मीद है। इसमें अगर पैर रखेंगे तभी क्लास नहीं करेगा, लेकिन अदरवाइज कोई भी इसमें पैर रखेगा कि इसको कम से कम प्राइस में बना के और हमारे किसान जो होते हैं मतलब कम प्राइस में इसको खरीद सकते हैं, इसी कारण इसको बनाए थे। कितना लागत लगा? इसमें भी 15 से प्लस आगे 15,000। क्या क्या इसमें बनाना है और आगे? इसमें अभी और डेवलपिंग करना है कि इसको कभी भी चार्ज नहीं करना पड़ेगा। मतलब अगर एक बार को किसान खरीद लिया तो उसको कभी चार्ज नहीं करना पड़ेगा, मतलब चलते रहेगा और चार्जिंग भी होते रहेगा। कौन सा पावर दीजिएगा? नहीं, वो हम अभी बता नहीं सकते हैं आपको, जो कि मेरा वो सीक्रेट है। अगर मदद सरकार दे दे तो आगे भी कर। हाँ, इसको आगे भी कर सकते हैं अगर सरकार सपोर्ट कर दे तो। गोपालगंज में हल्की बारिश के बाद शहर के रिहायशी इलाके पानी में डूब गए, जिससे शहरवासी परेशान हैं। जल जमाव से सबसे अधिक परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों को है। दुकानों में पानी के प्रवेश कर जाने से कारोबार प्रभावित है और शहर के हालात बहुत बद से बदतर हैं। तो गोपालगंज से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ पानी ही पानी है, जल जमाव की स्थिति है और 2-4 बारिश के बाद जो स्थिति है शहर की वो आप देख पा रहे हैं। स्कूली बच्चे एक किनारे पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं और खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ।